जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संविधान पढ़ाने के साथ साथ वर्तमान में घटने वाली संवैधानिक घटनाक्रम के आधार पर भी मुख्य बिंदुओं की चर्चा करता हूं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे संविधान के लेक्चर को लाइन से पढ़ने के साथ साथ जितने भी मैंने वीडियो करंट को लेकर के बनाए हैं उनको आप एक जगह ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि करंट में चलने वाली चीज़ों की भी मैं चर्चा करता रहता हूं ताकि उन पर आपका ध्यान जाए। वो भले ही किसी अन्य चैप्टर से संबंधित हों, लेकिन उनकी मैं चर्चा घटनाक्रम के साथ ही करता रहूँगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपका ध्यान उन सब पर बना रहे और नियमित रूप से आप मेरे लेक्चर को जो भी मैंने बनाया है संविधान का उसको पढ़ते रहें। आज मैं अपने इस लेक्चर में महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की चर्चा करूंगा। तो प्रश्न आपके सामने है, परिसीमन आयोग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, मैं आपको लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। इसका उत्तर आप लिख के देंगे मुझे बाद में, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद। देखिए सवाल है, इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में मई 2020 की न्यूज़ है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया। अब सवाल उठता है कि परिसीमन आयोग है क्या। फिर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जो सरकार ने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए गठित की मतलब नए परिसीमन आयोग को बनाया है उसमें क्या क्या बातें हैं। तो पहले इस घटनाक्रम को समझने के पहले हम समझेंगे परिसीमन आयोग क्या होता है। देखिए, परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में किया गया है। अनुच्छेद 82 में ये कहा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, जिसके अंतर्गत एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और इस परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो समझ गए, ये अनुच्छेद 82 में लिखा गया है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग गठित करने के लिए प्रावधान बनाएगी। तो ये हर जनगणना के बाद बनाने का प्रावधान है। अब देखिए परिसीमन आयोग का कार्य क्या है। परिसीमन आयोग का जो कार्य है वह है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण करना जनसंख्या के आधार पर, यानी कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करती है कि एक राज्य में कितने लोकसभा के क्षेत्र होंगे, कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग का काम होता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। अब प्रश्न उठता है कि क्या परिसीमन के माध्यम से किसी राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या बदल जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, परिसीमन से किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि अगर यूपी से लोकसभा में 80 लोग जा रहे हैं तो परिसीमन आयोग उसको बढ़ा करके 100 कर देगा या घटा करके 20 कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये केवल लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव करता है जनसंख्या के आधार पर कि एक राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं या कितने लोकसभा क्षेत्र हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि परिसीमन आयोग में कौन कौन होते हैं। देखिए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वहीं राज्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ सकते हैं। तो अगर हम कहें कि परिसीमन आयोग में कौन कौन लोग होते हैं तो आप याद रखिएगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो परिसीमन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि परिसीमन आयोग द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि परिसीमन आयोग जो भी लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जनसंख्या के आधार पर निर्धारण करता है, आप उसको किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही लोकसभा या विधानसभा इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकती हैं।
मतलब इसके द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसको ना तो संसद उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, ना ही उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हुए। तो देखिए, पहली बार भारत में 1952 में परिसीमन आयोग बना, फिर 1963 में, फिर 1973 में, और आखिरी बार परिसीमन आयोग 12 जुलाई 2002 को बनाया गया था और 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और 2008 में इस रिपोर्ट को या इस परिसीमन आयोग की सिफारिश को मंजूरी मिल गई थी। और कर्नाटक वह पहला राज्य था जिसने नए परिसीमन आयोग 2008 की सिफारिश पर विधानसभा चुनाव कराया था। तो नए परिसीमन आयोग के आधार पर सबसे पहले कर्नाटक ने चुनाव कराया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो सरकार ने परिसीमन का गठन किया है। तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के निर्धारण के लिए परिसीमन का गठन किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन होगा, यानी कि लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का जो निर्धारण होगा, वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत होगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड, इसमें जो भी परिसीमन होगा वो परिसीमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत होगा। अब सवाल उठता है कि परिसीमन करते समय क्या जनसंख्या के अलावा कोई और भी कारक होते हैं जिनको परिसीमन आयोग ध्यान रखता है? तो हाँ, याद रखिएगा, जब भी परिसीमन किया जाता है अर्थात लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल भी ध्यान में रखा जाता है और उस क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं, संचार सुविधा कैसी है उसको ध्यान में रखते हैं, और अन्य कारण भी होते हैं, यानी कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, उस क्षेत्र की प्रकृति, संचार सुविधा और अन्य कारणों को भी ध्यान में रखते हैं। यानी कि जनसंख्या तो मेन है, लेकिन उसके साथ साथ कई कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है जिनको मैंने बताया है परिसीमन करते समय। परिसीमन करते समय मतलब लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करते समय। तो परिसीमन का मतलब समझ लीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण। अब सवाल उठता है कि क्या सीटों की संख्या में बदलाव होगा? अब आप जानते हैं कि सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो लोकसभा में 552 सदस्यों की संख्या अधिकतम है, ये किस आधार पर है? तो देखिए, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। यानी कि याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 1971 के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था, लेकिन फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये कह दिया गया कि अभी 2026 तक जो भी सीटों की संख्या है या चुनाव है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होगा। मतलब 2026 के पहले जो भी सीटें हैं उनका निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होगा। अब 2026 के बाद परिसीमन आयोग सीटों की संख्या में हो सकता है बदलाव करे। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने इस महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा की और साथ में ये भी बताया कि अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसका कारण क्यों है, क्योंकि परिसीमन आयोग अभी मई में चर्चा में आ गया है, तो इसलिए मैंने इसके साथ साथ बहुत से मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर दी। अब मैं चर्चा करूँगा सांसद निधि पर, जिसे हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नाम से जानते हैं, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यह चर्चा में क्यों आया? यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में मई में सरकार ने यह कह दिया है कि अब सांसद निधि में 2 साल तक के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, अर्थात सांसद निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है और यह कह दिया है कि इसमें जो भी धनराशि 2 साल में आती थी वो सीधा संचित निधि में जाएगी।
अब हम समझेंगे ये है क्या। देखिए, एमपी लैट्स क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा ये कब बना, इसमें क्या क्या मानक हैं। तो देखिए, एमपी लैट्स को हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं। यह योजना 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई। अब इसको जो है पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय कंट्रोल करता था, लेकिन वर्तमान में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आप दोनों का इंग्लिश ध्यान रखिएगा जो कि मैंने लिख दिया है। अब देखिए, एमपी लैट्स के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगभग प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और यह धनराशि वह 2 किस्तों में हर साल प्राप्त करते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए उन्हें एक साल के अंदर मिलते हैं, तब जाकर के 5 करोड़ होता है। यानी कि ये 5 करोड़ उन्हें 2 किस्तों में मिलते हैं, इकट्ठा नहीं मिलते हैं। अब इस फंड का इस्तेमाल वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं। अब इस फंड में से 1 करोड़ रुपए वो प्राकृतिक आपदा पर भी खर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में आया है कि अब सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए कोविड-19 पर खर्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो पैसा है वो नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब इसमें जो भी धनराशि बच जाती है वो लैप्स नहीं होती, अर्थात वो वापस नहीं जाती है, वो इसमें पड़ी रहती है। और इसीलिए हाल ही में जब सरकार ने इसको स्थगित करने की बात कही 2 साल के लिए, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अब क्यों ख़त्म कर देना चाहिए, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। तो आप ये समझ गए कि 2 साल मतलब 5-5 10 करोड़ रुपए जो मिलने वाले थे, अब ये 10 करोड़ रुपए सीधा संचित निधि में जाएंगे, ना कि सांसद निधि में आएंगे। अब सवाल, इसकी आलोचना क्यों की जाती है? इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि नॉन लैप्सेबल होने की वजह से सांसद लोग इसमें जो भी पैसा आता है उसे खर्च ही नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं कि सांसद लोग इसमें पैसे को ठीक प्रकार से खर्च नहीं करते। और आप जानते हैं कि अगर सांसद निधि का पैसा नहीं खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वो जनता के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसको कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको सांसद लोग चुनावी माहौल को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब वो इंतज़ार करते हैं कि जब चुनाव आए तब इसका पैसा इकट्ठा ही खर्च कर दिया जाए, अर्थात वो लंबे समय तक इसमें आने वाली राशि को बचाए रखते हैं और जैसे ही चुनाव आता है तैसे ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि 2015 तक, यानी कि 1993 से 2015 तक लगभग 5000 करोड़ रुपए इस एमपी लैट्स में बिना खर्च किए हुए पड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि सांसद निधि को ठीक प्रकार से खर्च भी नहीं किया जाता है और ये पैसा इसमें पड़े सिर्फ उस समय इस्तेमाल होता है जब चुनाव आता है। तो इसकी आलोचना इसी बात पर होती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं उनकी लापरवाही भी प्रकट होती है, क्योंकि जो पैसा उन्हें 1 साल में खर्च करने के लिए मिला था वो उसको खर्च ना करके बचाते जाते हैं और चुनाव आने पर ही खर्च करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एमपी लैट्स बताया जो कि चर्चा में रहा, क्यों रहा, और इस प्रकार मैंने अभी आपसे परिसीमन आयोग की चर्चा की। तो अब ये मेरा जो संवैधानिक घटनाक्रम है इस प्रकार जारी रहेगा और मैं आपसे कहूँगा कि बिना प्रॉपर नोट्स के मेरे लेक्चर को मत सुनिए। एक क्रम से आपने बनाया होगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मैं इस बात को हर लेक्चर में बताता हूँ, केवल सुनते रहेंगे तो दिमाग में सारी बातें इधर उधर हो जाएंगी। अब मैं ग्राम न्यायालय की चर्चा करूँगा। अब हाल ही में ग्राम न्यायालय चर्चा में क्यों रहें इसको समझना चाहिए। देखिए, ग्राम न्यायालय 2020 में चर्चा में इसलिए रहें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह निर्देश दिया था 2020 में ही कि ग्राम न्यायालय को स्थापित करने पर लापरवाही ना दिखाई जाए। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब तक 11 राज्यों में ही ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में ग्राम न्यायालय नहीं है। अब सवाल है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना पर सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को फटकार क्यों लगानी पड़ी। इसके लिए हमें समझना होगा थोड़ा ग्राम न्यायालय के इतिहास को। देखिए, ग्राम न्यायालय का उल्लेख तो मूल संविधान में है ही नहीं।
क्योंकि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की संकल्पना है, लेकिन ग्राम न्यायालय की संकल्पना संविधान में थी ही नहीं। इस संकल्पना को कभी जो लॉ कमीशन था, यानी कि अगर देखा जाए तो 1986 की जो लॉ कमीशन बना था, उसने अपने रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये 114वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जो 1986 में आई थी। इसी ने ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय ग्राम न्यायालय को लेकर के कोई अधिनियम नहीं बना था। लेकिन समय के साथ साथ ग्राम न्यायालय की संकल्पना पर संसद का भी ध्यान गया और 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया और इस ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत ही ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान बना। अब सवाल है, ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? देखिए, ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर न्यायिक मामलों को सुलझाना, ताकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर केसों का भार कम हो जाए। साथ ही ग्रामीण लोगों को कम आर्थिक खर्च पर न्याय उपलब्ध कराना है। वैसे ग्राम न्यायालय की संकल्पना अगर हम देखें तो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जो कि संविधान के भाग 4 में है। देखिए, ग्राम न्यायालय की संकल्पना का संबंध डीपीएसपी से इसलिए कहा जा सकता है। डीपीएसपी का मतलब आप समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ग्राम न्यायालय की संकल्पना डीपीएसपी से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39A में देखेंगे तो 39A में ये कहा गया है कि सरकार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। तो कहीं ना कहीं इसी धारणा के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की भी अवधारणा जुड़ी हुई है कि निःशुल्क विधिक सहायता, यानी ग्रामीण स्तर पर कम खर्च पर या निःशुल्क रूप से ही गांव में जो भी संबंधित केस हैं उनको सुलझाया जाए। तो इसी के अंतर्गत संसद ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया था और इसने 2009 से कार्य करना शुरू किया। अब सवाल है कि गांव में ग्राम न्यायालय किस स्तर पर होता है? आप जानते हैं कि गांव में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत होता है, उसके ऊपर जिला पंचायत होता है। तो गांव में 3 स्तर हैं। तो ग्राम न्यायालय को मध्यवर्ती स्तर अर्थात ब्लॉक लेवल पर स्थापित करने का प्रावधान है। अर्थात ये जो ग्राम न्यायालय हैं गांव के मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात ब्लॉक लेवल पर होते हैं। ये सिविल और क्रिमिनल यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामले को देखते हैं। अब सवाल है, ग्राम न्यायालय की स्थापना कैसे होती है? तो याद रखिएगा कि ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के सलाह पर की जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ग्राम न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के सलाह पर की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे 104वें संविधान संशोधन की। देखिए, वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए जो सीटें रिजर्व थी, यानी कि जो SC/ST के लिए आरक्षण था, उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब हम इसकी थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, 104वां संविधान संशोधन जो है ये 126वां विधेयक था, यानी कि अगर आप बिल के रूप में देखेंगे तो 104वां संविधान संशोधन 126वां बिल था, लेकिन पास होने के बाद ये 104वां संविधान संशोधन बन गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया। अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 334 क्या है? अनुच्छेद 334 में ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण 70 वर्षों तक बना रहेगा, जो कि अब वर्तमान में 70 वर्ष पूरे हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2019 में ही 104वां संविधान संशोधन किया गया 126वें विधेयक के माध्यम से, अर्थात
दिसंबर 2019 में सरकार ने 126वां संविधान संशोधन विधेयक रखा और यह जब पास हो गया तो ये 104वां संविधान संशोधन एक्ट के रूप में पारित हो गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने 334 में परिवर्तन करते हुए ये कहा कि अब SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष और अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 334 में ये कहा गया था, शुरुआत की बात करें तो जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि इसको 10 वर्ष से ज़्यादा ना रखा जाए, लेकिन संसद ने इसे 10-10 वर्ष करते एक्सटेंड किया और वर्तमान में हालत यह थी कि 334 में ये हो गया था कि अब 70 सालों तक ये बना रहेगा। तो अब वर्तमान में 70 साल ख़त्म हो गए, क्योंकि कई बार बीच में संविधान संशोधन करके इसको एक्सटेंड किया गया। तो अब जब 70 साल ख़त्म हो गए तो अब फिर सरकार ने 126वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन विधेयक एक्ट लागू करके अब लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से अनुच्छेदों संशोधन के माध्यम से इसे बढ़ाया गया। इसे 8वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया, फिर 23वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया, फिर 45वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया, फिर 62वें संविधान संशोधन, फिर 79 यानी कि 79 संविधान संशोधन, फिर 95 संविधान संशोधन और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। तो इन संशोधनों को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे जो इससे संबंधित हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये राजनैतिक आरक्षण है, कोई शैक्षिक या नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं है। ये राजनैतिक आरक्षण है जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा में SC ST को सीटें, SC ST के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो अब राजनैतिक आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए आपके सामने। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 जो आपके सामने है, विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, 330 और 332 को यथावत कर दिया गया, अर्थात अब ये 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण बना रहेगा। अब अगर हम देखें कि आरक्षण कितना है क्या है, तो देखिए लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसमें 84 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, 47 सीटें ST के लिए मतलब रिजर्व हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 84 सीटें SC के लिए रिजर्व थी और ST के लिए 47 सीटें रिजर्व थी, वो अब बना रहेगा इस संविधान संशोधन के बाद। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। अब थोड़ा हम आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बात करेंगे जो कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत चर्चा में रहा। देखिए, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन था उसको भी एक तरीके से समाप्ति कर दिया गया है। अब सवाल ये, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? देखिए, एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके पिता के तरफ से कोई एक यूरोपीय रहा हो। एंग्लो इंडियन समुदाय का जन्म तभी हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद बहुत से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए, वो यहीं रह गए, एक तरीके के यहाँ नागरिक हो गए, उन्होंने यहाँ भारतीय महिलाओं से विवाह कर लिया, तो वो एंग्लो इंडियन हो गए। अर्थात ऐसी संतान जिसके पिता के पक्ष की तरफ से कोई एक यूरोपीय हो तो वो एंग्लो इंडियन माना जाएगा। तो इनको देखा जाए तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन इस 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब ये कह दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लोकसभा में ना ही विधानसभा में। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस
संविधान संशोधन के माध्यम से जहां SC ST के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, वहीं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो रिजर्वेशन था लोकसभा विधानसभा में, उसको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब मत समझिएगा कि जो है उनको हटा दिया जाएगा। जो भी एंग्लो इंडियन वर्तमान में होंगे उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन भविष्य में अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे। तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से अनुच्छेद 331 और 333 दोनों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं संविधान में अनावश्यक हो गए और ये हट जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आप कुछ आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333, जहाँ 334 रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करता है SC ST के लिए, और 332 की बात करें तो 332 विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात करता है। 331 की बात करें तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करने की बात करता है। 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करने की बात करता है, और 330 आप जानते हैं लोकसभा में SC ST सीट के लिए आरक्षण। तो इस प्रकार अगर हम इसको व्यवस्थित रूप से देखें तो 330 और 332 लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 331 और 333 लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 332 विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन, और 334 तो आप जानते हैं आरक्षण की सीमा को बढ़ाने से संबंधित है। तो अब इस आर्टिकल को मैंने कई बार रिपीट किया क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने संविधान के लेक्चर में उन सभी घटनाओं का भी जिक्र करता हूं जो वर्तमान में घट रही हैं और जिनका संबंध हमारे भारतीय संविधान से है। बाकी मेरे परंपरागत लेक्चर चल रहे हैं जिन पर मैंने अब तक संविधान के 12 लेक्चर बनाए हैं। वो 12 लेक्चर पूरे संविधान की समझ के लिए हैं और वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि पूरा संविधान ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं जब संविधान पढ़ाते हुए वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को, विशेषकर जिनका संबंध संविधान से है, उनकी भी चर्चा करता रहता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनका महत्व पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है। और लेक्चर जो मैं दे रहा हूं संविधान का लगातार एक क्रम से, व्यवस्थित रूप से, वो संविधान को समझने के लिए है, जो कि हमेशा काम आएगा, चाहे वो PCS प्री हो, चाहे वो IAS हो या वो SSC हो। और इसको आप करंट के रूप में नोट कीजिएगा। तो ये जो मेरा लेक्चर है ये वर्तमान में कुछ घटनाएं घटी हैं उनके लिए है। वैसे भी अब तक मैंने जितने भी संविधान को लेकर के करंट के वीडियो बनाए हैं उनको आप एक जगह ज़रूर नोट करते जाइएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा व्यवस्थित रूप से। मैं लास्ट में वो सारे टॉपिक लिख दूंगा जो अब तक मैंने करंट से संबंधित बनाए हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना की चर्चा करूंगा जो कि अभी हाल ही में मई में घटित हुआ है। अभी आपने समाचार में सुना होगा कि 1 या 2 मई को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया जफरुल इस्लाम पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट किया था जिससे सरकार ने भड़काऊ माना और उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, मगर काफ़ी देर से। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हम अपने परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है और इसकी संविधान में क्या स्थिति है। दूसरा, राजद्रोह क्या है और यह संविधान के तहत IPC की किस धारा में आता है। राजद्रोह और आर्टिकल 19(1)A जो कि विचारों की अभिव्यक्ति है, उसमें क्या अंतर है,
किस बात को राजद्रोह माना जाएगा और किस बात को हम हमारे बोलने की या विचारों की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में रखा जाएगा। तो इन 3 प्रश्नों को हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो पहला हम समझेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। ये है क्या? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर होता है। अर्थात एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी होता है और एक राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक आयोग होता है। अब ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, यह भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित हुआ था। इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूरी बॉडी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में ये नहीं था। यह संसद द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित हुआ। और मैंने आपको अपने बहुत पहले के लेक्चर में समझाया था कि जो आयोग संविधान में नहीं थे उन्हें बाद में संसद के तहत अधिनियम के संसद द्वारा अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है, तो उन्हें हम सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। अब सवाल है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जिन्हें प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 साल की अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं। अब सवाल है, इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य क्या है? इनका कार्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी समस्या पर ध्यान देना है और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार से सिफारिश करना है। ये केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों की समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट समय समय पर उपलब्ध कराते हैं और सरकार इनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखती है। अब सवाल उठता है, इस आयोग की न्यायिक स्थिति क्या है? देखिए, इस आयोग को कुछ मामलों में दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं, यानी सभी मामलों में ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियां रखती है। अब किन मामलों में? जैसे किसी व्यक्ति को सम्मन भेजना, सरकारी दफ्तर में से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करना, गवाहों या दस्तावेज की जांच करने का आदेश देना, अल्पसंख्यकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन को आदेश देना। तो इस तरह के मामलों में इसे सिविल कोर्ट का पावर है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए इस आयोग को बनाया गया था। और किस अधिनियम के तहत? याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, मतलब नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992। अब ये जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यकों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अल्पसंख्यकों का उल्लेख आप संविधान के भाग 3 के अंतर्गत देख सकते हैं। अब भाग 3 तो आप जानते हैं मूल अधिकार है, जो कि 12 से 35 तक है। अब सवाल ये उठता है कि किस अनुच्छेद, मतलब मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में इसको दिखाया गया है? तो आप देखेंगे आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तीसरा कहता है अल्पसंख्यकों को अपने, और आर्टिकल 30 ये कहता है अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं और उनका प्रशासन करने का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है।
तो हमारे संविधान के मूल अधिकार में इन 2 अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों की बात की गई थी, जिसमें आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ हैज़ पावर टू एडमिनिस्टर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशन, मतलब अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अब प्रश्न उठता है, ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं, संविधान में इनका क्या मापदंड है? तो देखिए, संविधान में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। सामान्य रूप से ऐसे धर्म या भाषा के लोग जो आबादी में 50% से कम हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। अब सवाल है, कौन कौन से भारत के समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं? अगर देखा जाए तो भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पहला मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा सिख, उसके बाद पारसी, फिर जैन, यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध लोग। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैन को 2014 में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में माना गया है, यानी कि 2014 के पहले जैनियों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्लियर कर दिया कि जैन लोग भी अल्पसंख्यक होंगे। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अब तक मैंने आपको अपने इस लेक्चर में ये समझाया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, यह गैर संवैधानिक है कि सांविधिक है या संवैधानिक है। तो इसको मैंने बताया आपको, ये सांविधिक है, और साथ में भी बताया कि अल्पसंख्यकों की चर्चा संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे के कारण यह अल्पसंख्यक आयोग चर्चा में आया। तो सवाल उठता है, ये राजद्रोह जो है जफरुल इस्लाम पर क्यों लगा? तो पहले हम समझेंगे राजद्रोह क्या है और उससे संबंधित धारा क्या है। देखिए, राजद्रोह क्या है, ये चर्चा में अभी आ गया मई 2020 में, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मुखिया जफरुल इस्लाम पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। उन पर आईपीसी की धारा 124A लगाई गई। वास्तव में अगर देखा जाए तो राजद्रोह कानून आईपीसी की मूल धारा में नहीं था। आप ये जानते हैं, इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी 1861 में अस्तित्व में आया था, अंग्रेज़ों के समय में ही। लेकिन 1861 में जो आईपीसी बनी थी उसमें राजद्रोह को लेकर के कोई भी धारा नहीं बनाई गई थी। यह 1870 में आईपीसी के अंतर्गत अनुच्छेद 124A जोड़ा गया, यानी कि आईपीसी की धारा लागू होने के 10 साल बाद लगभग ये अस्तित्व में आया 1870 में। और आप ये इतिहास में आप ये जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक वह पहले भारतीय थे जिन पर अंग्रेज़ों ने इस राजद्रोह यानी आईपीसी का सेक्शन 124A इस्तेमाल किया था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक वह पहले भारतीय थे जिन पर राजद्रोह का आरोप लगा था। फिर इसके बाद कई लोगों पर अंग्रेज़ों ने इसका इस्तेमाल किया था। अब सवाल है, 124A कहता क्या है? 124A, जिसे हम राजद्रोह या इंग्लिश में सेडिशन बोलते हैं, इसमें यह लिखा गया है, कोई भी इंसान सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी चीज़ों का समर्थन करता है या राष्ट्र चिन्ह का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की कैद हो सकती है और यह गैर जमानती होता है। ये उम्र कैद के रूप में भी बदला जा सकता है। तो काफ़ी सख्त नियम है। राजद्रोह के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएगा उसे दंड थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 124A में ये कहा गया है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो सरकार के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो, या कुछ ऐसी चीज़ें किसी माध्यम से, माध्यम का मतलब मीडिया भी हुआ, मीडिया पर या मीडिया के यानी सोशल मीडिया पर आप कुछ भी ऐसा पोस्ट करते हैं जिससे सरकार विरोधी अभियान शुरू हो सकता है या संविधान
का अपमान हो सकता है तो राजद्रोह में आएगा, और 3 साल की कैद है और ये गैर जमानती होता है। इस धारा का प्रयोग समय समय पर सरकार ने किया और इसको हटाने की मांग भी उठी, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि अंग्रेज़ों के समय में ये ठीक था, इसकी ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को, लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इसका दुरुपयोग विपक्षी दल या उन लोगों के लिए करती है जो सरकार की आलोचना करते हैं। अब यहाँ मामला आकर के फंसता है कि आलोचना करना और राजद्रोह की श्रेणी, इन दोनों में क्या कैटेगरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो वह विचारों की अभिव्यक्ति में माना जाता है। आप ये जानते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों और की अभिव्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो बोल कर करे, चाहे वो जैसे करे। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1)(a) और राजद्रोह ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना एक तरह से अधिकार ही है, क्योंकि अगर सरकार कुछ कमियां कर रही है तो आप उसके खिलाफ बोलने का अधिकार रखते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ, तो इसीलिए इसको हटाने की मांग उठी कि सरकार की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता। तो इसमें सबसे पहला मैं मामला बताऊंगा केदारनाथ बनाम बिहार केस। केदारनाथ बनाम बिहार केस ये 1962 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को परिभाषित करते हुए ये कहा कि राजद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए फैसला दिया था, और यह कहा कि भाषण को तभी राजद्रोह माना जा सकता है जब भीड़ को उकसाया जाए या भीड़ हिंसा पर उतर आए। यदि शब्दों या भाषण से हिंसा नहीं हुई है तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केवल उन्हीं गतिविधियों में FIR दर्ज हो सकता है जहां हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति भंग करने की नीयत हो। तो मतलब अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा, हाँ, लेकिन उससे किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था ना आए। तो केदारनाथ बनाम बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाषण से अगर हिंसा नहीं होती है और भीड़ को उकसाए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो आप इसे राजद्रोह में नहीं शामिल कर सकते। तो केदारनाथ बनाम बिहार केस आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी लोग PCS या सिविल के हैं इस केस को ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं एक और केस इस संदर्भ में बड़ा फेमस था, बलवंत सिंह बनाम पंजाब मामला। अब बलवंत सिंह बनाम पंजाब मामला क्या था? ये मामला 1995 में हाईलाइट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। अब ये मामला क्या था, इसको ज़रा समझ लीजिए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बलवंत सिंह और उनके दोस्तों ने खालिस्तान के समर्थन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और राजद्रोह के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया और 15 साल तक मुकदमा चला। और 15 साल के बाद 1995 में यह फैसला आया कि 2 व्यक्तियों द्वारा यूं ही नारा लगा दिए जाने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता जब तक कि हिंसक गतिविधि या भीड़ को उकसाने की नीयत ना हो। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई नारा देता है और उससे कोई हिंसक मामला सामने नहीं आता है तो उसको राजद्रोह के मामले में हम नहीं ला सकते हैं। ये इसीलिए इस केस का नाम पड़ गया बलवंत सिंह बनाम पंजाब मामला 1995। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे। और इन दोनों मामले को यानी केदारनाथ बनाम बिहार केस और बलवंत सिंह बनाम पंजाब मामले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजद्रोह से संबंधित व्याख्या में ये 2 केस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वर्तमान में जब भी राजद्रोह से संबंधित कोई मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो जज इन 2 मामलों में यानी कि केदारनाथ बनाम बिहार केस और बलवंत सिंह बनाम पंजाब मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएंगे। तो अब ये आप समझ जाइए कि राजद्रोह के मामले में किसी को गिरफ्तार करना आसान नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इन 2 निर्णयों को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा
तब उन पर आगे की कोई कार्रवाई होगी। रही बात हटाने की, तो आपको पता है कांग्रेस ने इसे हटाने की मांग की थी कि आज़ादी के बाद इस तरह का, इस राजद्रोह के धारा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी निर्णय दिया कि इस धारा को हटाया नहीं जा सकता, इस धारा को हटाना संवैधानिक नहीं होगा। मतलब आईपीसी की धारा 124A संविधान आईपीसी में रहेगा और उसे हटाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस प्रकार मैंने अब तक आपको संविधान से संबंधित जो भी वर्तमान घटनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी मैं अपने लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं, और साथ में मेरा परंपरागत लेक्चर भी संविधान का निरंतर जारी रहेगा। अब आपके सामने इस लेक्चर के आधार पर एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर देंगे। वो प्रश्न आपके सामने ये है कि वर्तमान में राजद्रोह कानून कहाँ तक प्रासंगिक है। इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है 150 शब्दों में, और बहुत से बच्चों ने मेरे पिछले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। कुछ लोग की मैं प्रश्नों के उत्तर मैं चेक कर चुका हूं, उन्हें जल्दी ही मैं दे दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रश्न इसमें रुचि दिखाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो इस प्रकार मैंने वर्तमान संवैधानिक घटनाक्रम में कई महत्वपूर्ण घटना की चर्चा की। पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 142, और उसके पहले भी मैंने ग्राम न्यायालय, फिर आरक्षण का मामला जो अनुच्छेद 16 के 4 के तहत उठा था। तो इस तरह से मैंने कई वर्तमान घटनाओं को समझाया है। उनका आप नोट्स बनाते हुए और मेरे संविधान के लेक्चर को क्रम से पढ़ते चलें। तो इस प्रकार आपका करंट भी तैयार होगा, परंपरागत भी तैयार होगा, तो आपकी संविधान में समझ बढ़ती चली जाएगी। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। देखिए, पिछले लेक्चर में मैं वर्तमान में चल रही संवैधानिक घटनाओं की चर्चा नहीं कर सका, क्योंकि लेक्चर 10 थोड़ा लंबा हो गया था। तो आज मैं कुछ करंट में चल रही संवैधानिक घटनाओं की चर्चा करूंगा, लेकिन इसको पीसीएस और आईएएस वाले ध्यान से पढ़ेंगे, एसएससी वाले भी पढ़ेंगे। उनको किस मुद्दे पर ध्यान देना होगा वो मैं बताऊंगा। थोड़ा इसको पढ़ेंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो जब भी क्लास शुरू होगी तो मैं अपने सारे लेक्चर में जितने भी बिंदु आपको समझ में नहीं आए हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और रही बात, अगर आपको तुरंत जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कभी भी भेज दीजिए। मैं जब भी समय मिलेगा तो आपको आपके हर कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि लेक्चर सुनते समय बहुत सी बातें समझ में ना आए, जो कि पहली बार संविधान के विद्यार्थी हैं। क्योंकि थोड़ा मैं अपने लेक्चर को थोड़ा अधिक रूप से कवर कर रहा हूं, तो अगर जिनको भी प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैं समय मिलने पर उसका जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, लेकिन अगर संभव नहीं है तो सभी विद्यार्थी उसको नोट करते चलें। जब भी क्लास शुरू होगी मैं हर एक बिंदु पर जहाँ भी आपकी समस्या है उसे मैं सुलझा दूंगा। लेकिन आप लेक्चर लाइन से देखते हुए नोट्स बनाते चलिए, भविष्य में इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अब मैं चर्चा करूंगा। अभी आपने सुना था कि हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में रहा। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चर्चा में रहा। अब बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद दिमाग में आते ही पहली बात तो ये सवाल आता है कि ये है क्या, ये संविधान के किस भाग से संबंधित है या किस अनुसूची से संबंधित है, ये मुद्दा क्या है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का उल्लेख हमारे संविधान के 6वीं अनुसूची में है, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लेख है। थोड़ा लेक्चर को अंत तक सुनिएगा, तब इसको आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो थोड़ा शुरुआत में कठिन लगेगा। अब देखिए, ये है क्या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। आपको पता है कि 6वीं अनुसूची, जरा ध्यान से देखिएगा, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष उपबंध बनाने की चर्चा है। यानी कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
यानी इसमें ये बताया गया है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए यानी ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या विशेषाधिकार हैं राज्यपाल को और वहाँ की लोकल बॉडीज़ को। तो इसी 6वीं अनुसूची में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का उल्लेख है, यानी किसी 6वीं अनुसूची में बोडो क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख है। और इस बोडो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत असम के 4 जिले आते हैं और इन 4 जिलों के विकास की जिम्मेदारी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल पर है। हाल ही में इसका कार्यकाल खत्म हुआ है और इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र या जिले हैं उन पर राज्यपाल शासन लागू हो गया है। तो अब हम इस पर फिर आएंगे, लेकिन पहले आप कुछ और बातों को समझ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 244 ये कहता है, आर्टिकल 244 का सेक्शन 2 ये कहता है कि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, यानी 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 244 का 1 ये कहता है कि यह 5वीं अनुसूची के बारे में बताता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है, के प्रशासन के बारे में है, जबकि आर्टिकल 244(1) 5वीं अनुसूची के बारे में बताता है। और 6वीं अनुसूची में मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के मामले में थोड़ी अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल और यहाँ की लोकल बॉडीज़ को थोड़ा सा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वो वहाँ की विधायिका और संसद से थोड़ा आगे जा कर के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वहाँ की लोकल बॉडीज़ और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश काल से ही इस क्षेत्र के लोग, खासकर नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्र के लोग समाज की मुख्य धारा से अलग रहे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ के लोकल बॉडीज़ को और गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और यह कहा गया है कि 6वें अनुसूची में वर्णित राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, यानी कि जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। और यह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों के प्रत्येक जिले में होगी और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने जिले के जनजातीय क्षेत्रों के समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि अनुसूची 6 में वर्णित जितने भी राज्य हैं उनके प्रत्येक जिलों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यह कार्य होगा कि अपने ज़िले में सभी जनजातीय लोगों के लिए विकास के लिए नियम कानून बनाए। इस प्रकार वर्तमान में देखा जाए तो 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, यानी अनुसूची 6 में दिखाए गए राज्यों के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। असम में 3 हैं, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है। इस प्रकार 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं जिनका लिस्ट आपके सामने है। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चर्चा में आ गया है हाल ही में, यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में आ गया और यह असम का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब अगर देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से 26 सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं
और 4 गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी इसमें जो भी अनुसूची 6 में वर्णित राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, उनमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 26 तो सीधे निर्वाचित होते हैं और 4 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। लेकिन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, इसका अपवाद है। अपवाद इसलिए है क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कोई एक ज़िला नहीं है, बल्कि असम के 4 ज़िले हैं और इसमें 46 सदस्य हैं और इन 46 सदस्यों में 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य रूप से इन अनुसूचित 6 में वर्णित राज्यों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसमें 30 सदस्य होते हैं। केवल बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 46 सदस्य हैं, क्योंकि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। अब सवाल है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या अन्य डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 साल होता है और 5 साल के अंतर्गत ये अपने काउंसिल के अधीन जिलों में विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं और संविधान द्वारा इन्हें विशेष रूप से कानून बनाने की शक्ति भी होती है। लेकिन इनके द्वारा बनाए गए अधिनियम राज्यपाल के अनुमति के बिना कानून का रूप नहीं ले सकते। मतलब ये कानून बनाते हैं, थोड़ा बहुत जुरिडिक्शन पावर है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए अधिनियम पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। देखिए, जो कुछ भी करते हैं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ही करते हैं और इनके द्वारा बनाए गए बिल को राज्यपाल रिजेक्ट भी कर सकता है। वो राज्य की तरह से बाध्य नहीं होता है, यहाँ उसे पूरा पावर है, वो जब चाहे तब बिल को रिजेक्ट कर दे। अब हुआ क्या, जब हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के 5 साल पूरे हुए तो वहाँ पर एक समस्या ये आई कि राज्यपाल को ये लगा कि चुनाव कराना संभव नहीं है कोविड-19 के कारण। इसीलिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या बोडो क्षेत्रीय परिषद में अधीन आने वाले जिलों पर राज्यपाल शासन लग गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि राज्यपाल को इस संदर्भ में क्या अधिकार है? क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि वहाँ पर राज्यपाल शासन लगा सकता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर? तो हाँ, संविधान में इसका प्रावधान है। संविधान में ये कहा गया है कि राज्यपाल को ये विशेषाधिकार है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जो भी 6वीं अनुसूची के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाती हैं उनके कार्यकाल को 2 दशाओं में बढ़ा सकता है। पहला, आपातकाल में एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए, यानी कि आपातकाल में एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए, और अगर आपातकाल ख़त्म हो जाए तो एक बार में अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकता। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल में अधिकतम 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को बढ़ा सकता है और आपातकाल के बाद 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है एक बार में। और दूसरा की कंडीशन ये है, अगर गवर्नर को लगता है कि चुनाव कराना संभव नहीं है तो भी वह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कार्यकाल को 6 महीने के लिए एक बार में एक्सटेंड कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में राज्यपाल का शासन लगाया गया तो वहाँ के लोगों ने यह मांग की कि ऐसा ना किया जाए और राज्यपाल अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दे। लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर जो है सीधा सीधा राज्यपाल शासन लगा दिया गया। तो इस प्रकार अभी अभी आपने ये समझा कि किस प्रकार से ये क्षेत्रीय परिषद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चर्चा में आई। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे कि 6वीं अनुसूची क्या है, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है। इसी प्रकार 6वीं अनुसूची में जितने भी राज्य हैं सबके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है और इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम होता है जनजातीय क्षेत्रों के जो भी उनके अधीन जनजातीय क्षेत्र आते हैं उनके विकास के लिए कार्य करना। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को तमाम तरह की
अधिकार प्राप्त हैं कर संबंधी कानून बनाने के, जंगलों का कैसे उपयोग किया जाए, कर लगाना जैसे हमारे यहाँ पंचायतों को होती है, लेकिन इनको थोड़ा अधिक अधिकार प्राप्त है। अब आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, ये जो आपके सामने अनुच्छेद आया है, इस अनुच्छेद के बारे में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद भी इससे संबंधित है। तो ये जो दो प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे ज़रूर देंगे, खासकर जो अभ्यर्थी सिविल और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे बैच में। और मैं ये भी कहूँगा जो एसएससी के विद्यार्थी हैं वो 6वीं अनुसूची क्या है उसको ध्यान रखें, इसे कठिन समझकर अवॉइड ना करें, है आसान सी चीज़, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको इसको जानना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, नोट्स बनाते चलिए। अब मैं एक दूसरे आर्टिकल की चर्चा करूंगा आपसे, और वो है आर्टिकल 142। देखिए, हालांकि मैंने इसकी चर्चा पहले की थी, लेकिन मैं फिर कर दे रहा हूं, चूँकि मैं वर्तमान में 2020 में जो भी अनुच्छेद चर्चा में आए हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। तो पिछले लेक्चर में नहीं कर सका, तो इसलिए इस लेक्चर में कर रहा हूं कि आर्टिकल 142 क्या है, ये है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ। आर्टिकल 142 का सेक्शन 1 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कि अगर कोई मामला लंबित है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय को, यानी कि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उस पर अपना अंतिम निर्णय दे सकता है और वह लागू भी होगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 142 का जो उपयोग है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मणिपुर के केस में किया है। देखिए, मणिपुर के एक मंत्री थे श्याम कुमार, हालांकि चर्चा मैंने पहले भी किया है लेकिन इस बार फिर सुन लीजिए। श्याम कुमार हैं, तो श्याम कुमार ने कांग्रेस से टिकट लिया और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो मणिपुर की विधानसभा है, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने का समय दिया और ये कहा कि वो जल्दी ही श्याम कुमार के मामले में दल बदल अधिनियम के आधार पर निर्णय करें और कोई ना कोई कार्रवाई करें या तत्काल कुछ निर्णय दें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर निर्णय करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए तुरंत अब अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए ये कहा कि अब इनको मंत्री पद और इनकी सदस्यता दोनों से बर्खास्त किया जाता है और उन्हें विधानसभा में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने से रोक दिया, साथ ही मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया। और उसके साथ ही साथ दल बदल अधिनियम की व्याख्या करते हुए ये कहा कि दल बदल अधिनियम के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय अध्यक्ष लेता है, लेकिन वो अपने निर्णय में लंबे समय तक के लिए टाल मटोल नहीं कर सकता। अब दल बदल को लेकर के मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, आप मेरे लेक्चर को उसको देख करके समझ सकते हैं। जो मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर के जो परिवर्तन हुआ था उसका मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, आप उसमें पूरा दल बदल अधिनियम पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर दल बदल अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दल बदल संबंधी योग्यता और अयोग्यता का निर्णय लेने में अध्यक्ष को लंबा समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर एक विवाद यह उत्पन्न हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का प्रयोग करके विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप किया है। तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर कम से कम 100 शब्दों में देंगे। प्रश्न आपके सामने है, क्या अनुच्छेद 142 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया है, जो कि कहीं ना कहीं संविधान के मूलभूत संरचना के विपरीत है या नहीं? तो
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाना है कि ये संविधान के मूलभूत संरचना के अनुकूल है या विपरीत है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया है या नहीं। इसकी व्याख्या आप 100 शब्दों में देंगे या अधिकतम 150 शब्दों में दे सकते हैं, लेकिन देंगे ज़रूर। जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मेरे क्वेश्चन को अगर जो भी कोई अवॉइड कर रहा है, उसका उत्तर नहीं लिख रहा है, तो वो अपना यूँ समझिए केवल तथ्यों को याद करके नहीं होगा। आप मेरे बातों के आधार पर अपनी निर्णयन क्षमता को बढ़ाइए और मेरे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिए। अब तक देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने इतने आर्टिकल की व्यवहारिक चर्चा की है और आगे भी करता रहूँगा। तो इस प्रकार आपको अनुच्छेद रटने से अच्छा है कि वर्तमान में चल रहे सारे अनुच्छेदों को ध्यान में रखिए, और साथ ही साथ जो मैं संविधान की समझ पैदा कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसको भी पढ़ते चलिए। तो धीरे धीरे आप प्री से लेकर के मेंस तक के उत्तर को समझने की क्षमता विकसित कर लेंगे और इससे आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो प्रश्न का जवाब जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं जिस महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहा हूं, वो है अनुच्छेद 16। अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 16 चर्चा में क्यों आया। हम इसको समझेंगे क्योंकि 2020 में अनुच्छेद 16 चर्चा में रहा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये एक मैंने नई शुरुआत की है। मैं हर संविधान के लेक्चर के अंत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम को जोड़ूंगा, जिससे आपको संवैधानिक घटनाक्रम में होने वाले वर्तमान परिवर्तन की जानकारी होती रहे। 2020 में आर्टिकल 16(4)A चर्चा में क्यों रहा और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा, तो आज मैं इसकी व्याख्या करूंगा। तो इसको जानने के पहले आप ये समझ लें कि अनुच्छेद 16 है क्या। आप ये जानते हैं, अनुच्छेद 16 संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है, जो कि मूल अधिकार है। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 16 का सेक्शन 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 का सेक्शन 1 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि सरकार या राज्य सरकार या सरकार सरकारी सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 का सेक्शन 2 ये कहता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर लोक नियोजन यानी सरकारी सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 का 4 ये कहता है कि राज्य अगर चाहे तो बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति संबंधी विशेष प्रावधान या आरक्षण के प्रावधानों को बना सकता है। यानी कि पिछड़े वर्ग को नियुक्ति देने के लिए राज्य को यह अधिकार है कि वो विशेष प्रावधान बनाए, या आप इसे आरक्षण भी कह सकते हैं। तो ये 16 का 1, 16 का 2, 16 का 4 था। अब हम समझेंगे आर्टिकल चर्चा में क्यों आया। 2020 में यह आर्टिकल प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चर्चा में आया। हुआ क्या था कि उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया था किसी मामले में, और यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 16 के 4 का हवाला देते हुए बोल दिया कि उत्तराखंड सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और पूरे मामले को देखने के बाद ये कहा कि उत्तराखंड सरकार ने कोई गलत नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण कोई मूल अधिकार में नहीं आता है, और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। अब इसको समझने के लिए ज़रा हम पिछले कुछ घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे कि ये था क्या। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन यह केवल 5 साल के लिए होगा। याद रखिए, इंदिरा साहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि SC/ST को प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन यह 5 साल के लिए होगा।
अब सरकार चाहती थी कि यह प्रावधान लंबे समय के लिए लागू रहे। इसीलिए 5 साल खत्म होने के पूर्व ही सरकार ने 1995 में 77वां संविधान संशोधन कर दिया और 77वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दे दिया। यानी कि 77वें संविधान संशोधन यानी कि 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 के अंतर्गत प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसके लिए अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया। तो इस प्रकार सरकार ने अपने संवैधानिक संशोधन यानी कि विधायिका ने या संसद ने अपने संवैधानिक संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अमेंडमेंट करके प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दे दिया। लेकिन मामला पलटा जाकर के 2006 में एम नागराज केस में। अब एम नागराज केस में ये मामला क्या पलटा कि एम नागराज केस में ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा 2006 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को उचित माना, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए सरकार को पर्याप्त आंकड़े और उचित आधार स्पष्ट करना होगा। बिना पर्याप्त आंकड़े और उचित आधार के प्रमोशन में रिजर्वेशन देना सही नहीं है और ये न्यायिक पुनराविलोकन के दायरे में आएगा। अर्थात अब सरकार अगर रिजर्वेशन या प्रमोशन में रिजर्वेशन देती है तो उसको पर्याप्त आंकड़े दिखाने होंगे। आंकड़ों का मतलब है कि SC ST को कितना प्रतिनिधित्व चाहिए सरकारी सेवाओं में या उनकी स्थिति क्या है। तो बिना किसी उचित आधार के प्रमोशन में रिजर्वेशन को वैध नहीं माना जाएगा और यह न्यायिक पुनराविलोकन के दायरे में आएगा। लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह और भी स्पष्ट कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है और सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो आरक्षण दे या प्रमोशन में आरक्षण दे। तो क्योंकि आरक्षण और प्रमोशन में आरक्षण दोनों ही मूल अधिकार नहीं है और इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति आरक्षण अथवा प्रमोशन में आरक्षण की मांग मूल अधिकार के आधार पर नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो प्रमोशन में आरक्षण देती है या नहीं देती है, और अगर देती है तो उचित आधार को स्पष्ट करना होगा। बिना किसी आधार के वो नहीं दे सकते। तो इस प्रकार जो सरकार की इच्छा थी 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ करके प्रमोशन में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज केस में पूरा मामला ही पलट दिया और 2020 में यह बोल दिया कि प्रमोशन में आरक्षण को मूल अधिकार नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार आपने यह समझा कि आर्टिकल 16 चर्चा में क्यों रहा। इस प्रकार मैं जब भी कोई ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ाऊंगा तो उसके साथ वर्तमान में जो भी संवैधानिक घटनाएं घट रही हैं उनकी मैं व्याख्या करता चलूँगा इस आर्टिकल के साथ। तो इस प्रकार आप ये भी जान जाएंगे कि आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल को ध्यान रखना जरूरी है। तो 2020 में जितने भी आर्टिकल चर्चा में आए, मैं हर लेक्चर में अपने परंपरागत लेक्चर के अंत में उसकी व्याख्या जरूर करूंगा। ये मैंने आज से शुरू किया है। अब जो भी लोग IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में ज़रूर दें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर सेंड करें। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप मेरे लेक्चर को सुनकर अवश्य दे सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें तो ठीक होगा। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 16(4)(a) के संदर्भ में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय क्या विधायिका और न्यायपालिका में अंतर्विरोध उत्पन्न करता है और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्रस्तावना में निहित समाजवादी उद्देश्य को पूरा करने में कहाँ तक सहायक है। समीक्षा करें।